क्या आपको पता है 10 आईएएस अधिकारियों में से एक बिहार से आता है? जी हाँ। अब आपको साथ-साथ ये भी पता होना चाहिए कि इसी बिहार में जब बच्चा कक्षा 9 और 10 में पहुँचता है, तो 100 में से सिर्फ 63.5 बच्चे ही स्कूल में टिके रहते हैं। बाकी या तो छोड़ देते हैं या पढ़ नहीं पाते। और तो और कक्षा 11 और 12 में पहुँचते-पहुँचते तो हालत इतनी खराब हो जाती है कि मतलब 100 में से सिर्फ 19 बच्चे ही इंटरमीडिएट तक पहुँचते हैं। अब बाकी बच्चे कहाँ गए? ये सब बाद में, उससे पहले आप ये सुनिए जो मैं बोल रहा हूँ। इंटरनेट की खोज 1970 के आसपास हुई थी। फिर सोशल मीडिया के साथ-साथ फेसबुक, इंस्टा और यूट्यूब आया, जहाँ आप ये वीडियो देख रहे हैं। अब इंटरनेट से करीब 1300 साल पहले बिहार में एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी हुआ करती थी और इस यूनिवर्सिटी में चाइना, पर्सिया, ग्रीस जैसे दूर-दूर जगहों से लोग आते थे और कई सारे टॉपिक्स यानी विषयों पर अपनी पढ़ाई-लिखाई डिस्कशन करते थे। अब मैं इंटरनेट का रेफरेंस इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि आज अगर आपको ऑक्सफोर्ड, हार्वर्ड, स्टैनफोर्ड या फिर कैम्ब्रिज के बारे में पता है और आप वहाँ पढ़ने के सपने देख रहे हैं या कभी देखे थे, तो उसकी देन है आपका सोशल मीडिया। यूट्यूब पर आपने वीडियो देखी, इंस्टा पर देख ली बढ़िया सी एक मोटिवेशनल रील और मिल गया ज्ञान आपको। पर सोचो, इंटरनेट से पहले एक ऐसी यूनिवर्सिटी थी जहाँ पर लोग दूर-दूर विदेशों से बिहार की धरती पर पढ़ने आते थे। वो भी तब जब कोई मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन ही नहीं था, न डीजल था, न पेट्रोल था और ना ही बढ़िया रास्ते। अब सच में बड़ी ही कमाल और काफ़ी मैजिकल जगह होती होगी वो, जहाँ पढ़ने के लिए लोग इतनी दूर से इतना स्ट्रगल करके आते थे। और ये जगह थी बिहार की नालंदा यूनिवर्सिटी। लेकिन जैसे दिन के बाद आता है रात, उजाले के बाद आता है अंधेरा और खुशी के बाद आता है दुख, ठीक वैसा ही यहाँ भी होता है। साल 1193 में बख्तियार खिलजी आक्रमण कर देता है और सब कुछ जला के राख कर देता है। कहा जाता है कि जब हमला हुआ तो नालंदा की लाइब्रेरी इतनी बड़ी थी कि उसे जलने में 3 महीने यानी 90 दिन लग गए थे। सोचिए कितनी किताबें रखी हुई थी वहाँ पे। लाइब्रेरी जल गई, यूनिवर्सिटी खत्म हो गई, स्कूल खत्म हो गया, अब आगे क्या? अब इसके बाद कई सालों तक बिहार का पढ़ाई से रिश्ता नाता टूट ही गया। कई सारे रजवाड़े, राजा, सल्तनत आए, पर किसी ने एजुकेशन पर खास ध्यान नहीं दिया। बिहार बस आक्रमण का अड्डा बना रहा। लोग आते थे, लूट-पाट के चले जाते थे। मुगल्स भी आए, मस्जिदें ज़्यादा बनवाई, स्कूल और मदरसे नाम मात्र के ही थे। फिर आए अंग्रेज। उनने क्या किया? उनने बिहार में पटना कॉलेज खोला, लेकिन ये भी सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी की क्लर्क को ट्रेन करने के लिए था। फिर आता है साल 1947 और हमारा देश आज़ाद हो गया। और आपको जान के हैरानी होगी कि तब बिहार का लिटरेसी रेट सिर्फ 10% था, यानी 100 में से सिर्फ 10 लोग ही लिख और पढ़ लेते थे। मत भूलिए, सिर्फ लिख लेने और लिखा हुआ पढ़ लेने से कोई ज्ञानी नहीं हो जाता है। अब सोचो, जिस जगह के बच्चे दुनिया को पढ़ाते थे, जहाँ के अध्यापक यानी टीचर्स विदेश से आए हुए लोगों को पढ़ाते थे, आज वहाँ के बच्चे भैंस चरा रहे हैं। अब वीडियो में थोड़ा पीछे जाते हैं। आपको बताया था ना कि 10 आईएएस अधिकारियों में से एक बिहार से आता है, लेकिन उसी बिहार में कक्षा 11 और 12 में पहुँचते-पहुँचते हालत इतने ख़राब हो जाते हैं कि 100 में से सिर्फ 19 बच्चे ही इंटरमीडिएट कर पाते हैं। और यही नहीं, कॉलेज और यूनिवर्सिटी लेवल पे तो इससे भी बुरी हालत है। कॉलेज में औसतन 18% बच्चे ही सिर्फ कॉलेज पार कर पाते हैं, जबकि पूरे भारत का जो ये औसत है, ये 27.3% है। और एक चौंकाने वाली बात, भारत में प्रति 10 लाख की आबादी पर औसतन 32 कॉलेज हैं, लेकिन बिहार में यह संख्या 10 के आसपास है, यानी 10 लाख की आबादी पे खाली 10 कॉलेज हैं। अब यहाँ से 2 सवाल निकल के आते हैं। एक तो वो राज्य जहाँ पर पढ़ाई लिखाई की हालत इतनी खस्ता है, लेकिन फिर भी इतने ज़्यादा आईएएस कैसे दे रहा है? और दूसरा सवाल ये है कि आज़ादी से पहले तो समझ में आता है कि बाहरी आक्रमण हो गए, फिर ब्रिटिशर्स आ गए, उन्होंने कुछ नहीं किया, लेकिन आज़ादी के बाद भी बिहार इतना पीछे कैसे रह गया? चलो, सबसे पहले हम दूसरे क्वेश्चन को आंसर करेंगे कि आज़ादी के बाद भी बिहार इतना पीछे कैसे है? Dr. Rajendra Prasad arrives to take the salute at a march past. It's the first anniversary of the Declaration of the Republic and detachments of India's forces. आज़ादी के बाद बड़े-बड़े वादे और बहुत बड़ी-बड़ी बातें हुई थी। हर बच्चे को शिक्षा देंगे, फलाना ढिमकाना। नेताओं ने बड़ी-बड़ी ऐसी बातें की थी, लेकिन पर्दे के पीछे कुछ और ही चल रहा था। स्कूल बने, लेकिन वो सिर्फ कागज़ों पर बने। अध्यापक नियुक्त हुए, पर क्लास में आए ही नहीं। फंड आया, पर गया किसी और की जेब में। और तो और 1980 और 90 के दौरान बिहार भूतिया स्कूलों के लिए कुख्यात हो गया, जहाँ इमारतें थीं पर न टीचर थे न बच्चे। जो पढ़ने भी आते थे उनके साथ एक बस मजाक होता था। एग्जाम्स,
जहां नकल खुलेआम होती थी, पुलिस भी मदद करती थी। रिपोर्ट कार्ड पैसे देकर बन जाते थे। उसके बाद आता है 1990, लालू यादव जी की सरकार आती है। तुम अगर मुझको न चाहो तो कोई बात नहीं, तुम अगर मुझको न चाहो तो कोई बात नहीं, तुम किसी और को चाहोगे तो मुश्किल होगी। लालू यादव जी बड़े बड़े वादे सपने दिखा के आए कि सोशल जस्टिस, सामाजिक न्याय दिलाएंगे। और फिर कुछ दिन बाद लालू जी बिहार की राजनीति का सीक्रेट समझ गए, यही कि अगर विकास का काम करोगे तो उसमें लगेगा समय, और जितना लगेगा समय उतनी कम मिलेंगी वोट। इससे अच्छा जाति वाली राजनीति कर लें, बढ़िया सी वोट मिलेंगे, पावर में ही रहेंगे। लालू ने यही किया, पढ़ाई लिखाई विकास भूल गए और बढ़िया जात की राजनीति करते रहे। साल 2000 आते आते हजारों ऐसे टीचर्स बन गए जिन्होंने सैलरी तो ली लेकिन कभी पढ़ाया नहीं, और एग्जाम हॉल में पर्चे बढ़ते थे। यहाँ पर छात्रों की मदद दीवारों पे चढ़ चढ़ के होती थी, और ये सब अखबारों की हेडलाइंस में भी देखने को मिलता था। मिड डे मील घोटाला हो गया, बच्चों के पेट की रोटी तक लूट ली गई। लेकिन देखिए ना, चौंका देने वाली बात तो ये है कि बिहार की पढ़ाई लिखाई ऐसी है, लेकिन फिर भी IAS निकलते हैं यहाँ सबसे ज्यादा। ऐसा क्यों? लेकिन सच्चाई ये है कि ये सफलता सिर्फ कुछ खास परिस्थितियों की देन है। ज़्यादातर IAS की तैयारी करने वाले या तो दिल्ली या प्रयागराज जैसे शहर चले जाते हैं कोचिंग करने के लिए, या फिर उनके पास परिवार का आर्थिक और सामाजिक समर्थन होता है। 12th फेल के मनोज के साथ भी ऐसा था। घर वालों ने सपोर्ट किया था, भले पैसे नहीं दे पाए थे। लेकिन बिहार के लाखों बच्चे के पास ना कोचिंग का पैसा है, ना ही बाहर जाने का मौका। 12th फेल वाले मनोज के पास पैसा नहीं था, लेकिन बाहर जाने का मौका जरूर मिला था। अब IAS अगर बन भी गए तो IAS बनना उनकी सबकी एक व्यक्तिगत जीत होती है। 12th फेल में मनोज जो IAS बना भी था, वो अपनी खुद की मेहनत पे बना था। बिहार का एजुकेशन सिस्टम पे अगर रिलाई करता तो शायद मनोज IAS तो नहीं बन पाता, क्योंकि 12th फेल में ही आपने देखा होगा वो स्टार्टिंग में सब बच्चे नकल कर रहे थे, पुलिस वाला पकड़ लेता है आके। तो ऐसा था बिहार। अब पता है खराब शिक्षा का असर क्या होता है? ये बिहार का फ्यूचर डिसाइड कर देता है। बिना शिक्षा के स्किल नहीं आती, बिना स्किल के नौकरी नहीं मिलती, और बिना नौकरी के युवा बिहार छोड़कर दिल्ली, मुंबई या बेंगलोर की ट्रेनों में लढ़कता है। बिहार में पलायन की दर सबसे ज़्यादा है। करीब 25 लाख युवा बिहार में हर साल रोजगार की तलाश में घर छोड़ता है। अब जो बिहार में रह जाते हैं उनके लिए बचती है बेरोजगारी, और कभी कभी अपराध ही रास्ता बन जाता है। बिहार में अपराध का क्या हाल चाल है ये मैं आपको दूसरी वीडियो में बताऊंगा। उसके लिए आपको चैनल सब्सक्राइब करना होगा। उम्मीद करता हूँ आप चैनल सब्सक्राइब कर लेंगे। अब सवाल ये है कि अगर बिहार के लोगों के पास इतनी प्रतिभा है, IAS बन सकते हैं, तो शिक्षा इतनी खराब क्यों है? देखिए बता दूं, सब कुछ निराशाजनक तो नहीं है। बिहार सरकार ने कुछ कदम उठाए हैं, जैसे कि बिहार नॉलेज सेंटर जैसे कार्यक्रम युवाओं के स्किल दे रहे हैं। बिहार शिक्षा नीति 2020 का लक्ष्य है कि 2035 तक बच्चों का एडमिशन ज़्यादा से ज़्यादा कराया जाए, यानी ग्रोस इनरोलमेंट रेशियो को 50% तक ले जाना है। महिलाओं की शिक्षा में सुधार हो रहा है, खासकर अनुसूचित जाति और जनजाति की लड़कियों में। तो अभी तक हमने क्या सीखा? पहला, कि बिहार की शिक्षा कैसे चरमरा के धराशायी हो गई। दूसरा, कितने IAS होते हुए भी लोग पढ़ क्यों नहीं पा रहे हैं। तो बात बस यही है कि IAS बनना बिहार की शान है, पर सच्चा विकास तब होगा जब हर बच्चा पढ़ेगा, हर सपना बढ़ेगा। बिहार की शिक्षा की कहानी अभी तो पेंडिंग ही है, लेकिन अगर सरकारें या फिर लोग मिलकर आवाज़ उठाएं, स्कूल बनाएं, शिक्षकों को लाएं और बच्चों को प्रेरित करें, तो बिहार का ब्लूप्रिंट बदल सकता है। तो ये थी आज की वीडियो। आपको कैसी लगी हमें ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, आपका एक लाइक काफ़ी मोटिवेट करेगा। हो सके तो कमेंट भी कर दीजिएगा कैसी लगी है। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय।